नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं हमेशा की तरह आपको चैप्टर याद दिला दूं कि हमारा चैप्टर क्या है, जन संघर्ष और आंदोलन। सभी बच्चे केयर करेंगे, जन संघर्ष और आंदोलन। तो चलिए बच्चे, हमने अभी तक सीखा कि किस तरीके से लोकतंत्र मजबूत होता है, किस तरीके से हम राजनीतिक संगठन की बात करते हैं, संगठन क्या भूमिका निभाता है। आज हमें सीखना है आंदोलन समूह। सभी बच्चे याद रखेंगे, हमें क्या सीखना है, आंदोलन समूह। आंदोलन समूह। बच्चे एक बात याद रखिएगा कि आंदोलन एक्चुअल में, मैंने अभी तक आपको सिखाया है कि आंदोलन क्या है, एक जन संघर्ष है। जब जनता किसी चीज के लिए संघर्ष करती है तो वो आंदोलन का रूप ले लेती है। तो याद रखेंगे बच्चे हमेशा कि आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होती है। इस बात को याद रखना है सभी बच्चों को कि आंदोलन जो है वो किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होती है। आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होती है। इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन के लिए क्या होता है, एक खास मुद्दा, एक खास विषय होता है। और याद रखिएगा कि आंदोलन ये भी चाहता है कि वो सीमित, मतलब कम, सीमित समय में लक्ष्य प्राप्त कर ले। सभी बच्चे याद रखेंगे कि आंदोलन क्या चाहता है कि वो अपने सीमित समय में, कम समय में ही लक्ष्य को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। और हाँ, लेकिन एक बात याद रखेंगे सभी बच्चे कि ये जो आंदोलन होता है ये सार्वभौम प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है, सार्वभौम प्रवृत्ति। सार्वभौम मतलब हर जगह पाया जाना। तो आंदोलन क्या है, सार्वभौम प्रवृत्ति का है। क्लियर हो चुका। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि आंदोलन समूह किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होता है जो ये चाहता है कि सीमित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और ये सार्वभौम प्रवृत्ति का होता है, यानी हर जगह ये चीज मिल जाएगी उस क्षेत्र में। जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया था, नेपाल। तो जो नेपाल में जन आंदोलन हुआ था तो क्या वो पूरे नेपाल के लिए नहीं था, यानी वो सार्वभौम प्रवृत्ति थी, हर जगह होने के लिए नेपाल। और जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, पूरे नर्मदा में से जुड़े जो जो लोग थे वो इसमें क्या हो गए, तुरंत शामिल हो गए। तो ये भी क्या था, सार्वभौम प्रवृत्ति का। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि नेपाल या नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सब सार्वभौमिक प्रवृत्ति के थे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था कि आंदोलन जो है वो चाहता था कि कम समय में अपने लक्ष्य प्राप्त करें, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। इस बात को याद रखना है बच्चे कि सभी आंदोलन सीमित समय के लिए नहीं होते। कुछ जो आंदोलन होते हैं, कुछ आंदोलन लंबे समय तक चलते हैं। कुछ आंदोलन क्या है, लंबे समय तक चलते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अगर, और हाँ एक चीज याद केयर कीजिएगा, लंबे समय तो चलते हैं और इनके मुद्दे भी कई होते हैं। याद रखेंगे, एक ही मुद्दे पर केंद्रित नहीं होते, मुद्दे भी इनमें कई होते हैं, तरह तरह के मुद्दे हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आंदोलन जो है वो क्या है, किसी खास मुद्दे पर होता है, सीमित समय पर होता है। लेकिन कुछ आंदोलन लंबे भी होंगे और मुद्दे भी कई होंगे। जैसे महिला आंदोलन देख सकते हैं, महिला आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और इसमें तरह तरह के मुद्दे हैं। महिला आंदोलन, पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन, यानी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी लंबे समय तक चलती है। और याद रखेंगे कि इसमें भी कई मुद्दे होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, वो सभी किससे जुड़े होते हैं बच्चे, तो हम क्या कहेंगे कि वो सभी जुड़े होते हैं पर्यावरण से। तो हमने देखा कि कुछ संगठन, कुछ आंदोलन लंबे समय तक चलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, जैसे मैंने क्या कहा कि महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन ये कहा, लेकिन क्या महिला आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन में कोई संगठन भी होता है?
जनरली देखा जाता है कि महिला आंदोलन हो या पर्यावरण आंदोलन या लंबे समय तक अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसमें जनरली संगठन नहीं होता, याद रखिएगा, संगठन नहीं होता। और अगर कभी संगठन हुआ भी तो एक ढीला ढीला सा संगठन हो जाता है, हल्का फुल्का। तो याद रखेंगे कि पहले तो इनमें क्या होता है कि संगठन नहीं होता, याद रखेंगे, संगठन नहीं होता। और अगर हुआ तो फिर ढीला ढाला एक संगठन हो जाएगा, ढीला ढाला संगठन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये लंबे समय तक चल रहा है और उसके बाद इसमें मुद्दे भी तरह तरह के हैं, तो जनरली संगठन नहीं होता बच्चे। और अगर संगठन है भी तो एक ढीला ढाला सा संगठन होता है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि जो दबाव समूह है वो आंदोलन राजनीति पर कैसे प्रभाव डालते हैं। जरा हमें यह समझना है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। तो कई तरह से जो असर डालते हैं, ये असर क्या है, जरा इस बात को सीखते हैं सभी बच्चे। यहां तक तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि दबाव समूह जो है आंदोलन पर किस तरीके से असर डालते हैं, या ऐसे जो आंदोलन है वो किस तरीके से असर डालते हैं राजनीति पर। पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चे सभी लोग याद रखेंगे, अभी हमने सीखना है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, दबाव समूह एवं आंदोलन का राजनीति पर प्रभाव। हमें देखना है कि दबाव समूह और आंदोलन किस तरीके से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। तो बच्चे हम इसे पॉइंट वाइज सीखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि दबाव समूह क्या करते हैं, जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट याद रखिएगा कि दबाव समूह क्या चाहता है कि उसे जनता का समर्थन मिले, और समर्थन के साथ साथ वो जनता से सहानुभूति भी चाहता है। तो जनता का समर्थन एवं क्या चाहता है बच्चे, सहानुभूति चाहता है। तो ये दबाव समूह की खूबी है कि वो चाहता है कि जिस जनता के लिए वो काम करे उस जनता का उसे समर्थन भी मिले और जनता उसको सहानुभूति भी रखे। याद रखिए, इसके लिए मीडिया को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया उनके बात को अच्छे से फैलाती है। तो याद रखिएगा कि फिर ये क्या करते हैं, मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि मीडिया जो है इनके मुद्दों को अच्छे से फैलाए, जनता जाने इस मुद्दे को। तभी तो जनता इस दबाव समूह को समर्थन देगी, और समर्थन देगी तो कहीं ना कहीं इस दबाव समूह के साथ क्या रखेगी, सहानुभूति रखेगी। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर ये क्या करते हैं दबाव समूह, इसके अलावा ये हड़ताल को भी प्रेरित करते हैं। ये हड़ताल भी करवा देते हैं या सरकारी कामकाज में बाधा डाल देते हैं, या सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं, बाधा डालते हैं। यानी जो दबाव समूह है वो सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे, वहां के मजदूरों से या सरकारी जो भी नौकर है, मुलाजिम है, उनसे हड़ताल तक करवा देते हैं ताकि वो राजनीति पर असर कर पाए। पूरी बात समझ में आ रही बच्चे? अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, अच्छा जो व्यवसाय समूह होता है, जरा ये सोचिए बच्चे, व्यवसाय समूह यानी अगर कोई व्यवसाय है तरह का, तो अगर उसका कोई समूह है तो ये जो व्यवसाय समूह होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने लिए लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं, लॉबिस्ट। ये जो दबाव समूह है, सभी बच्चे याद रखिएगा, ये अवसर लॉबिस्ट है, अवसर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं जो इनकी बात करते हैं, और फिर तो क्या, और बहुत महंगा विज्ञापन भी देते हैं, ऐड भी करते हैं अपने मुद्दे के लिए, महंगा विज्ञापन भी देते हैं। तो हमने देखा कि जो व्यावसायिक समूह हैं, जो दबाव समूह का क्या काम करते हैं, वो अपने अवसर के लिए क्या करते हैं, लॉबिस्ट की नियुक्ति करते हैं, और ये जो लॉबिस्ट है ये महंगे विज्ञापन करते हैं अपनी बात के लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से भी तो ये सरकार पर प्रभाव डालेंगे और राजनीति पे प्रभाव डालेंगे। अच्छा, फिर ये क्या करते बच्चे कि कुछ मामलों में दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों द्वारा भी बनाए जाते हैं। याद रखिएगा कि कभी कभी राजनीतिक दल भी दबाव समूह बना देती है,
कभी कभी राजनीतिक दल भी दबाव समूह बनाती है। राजनीतिक दल भी क्या करती है? दबाव समूह बनाती है। ताकि राजनीतिक दल दबाव समूह इसलिए बनाती है ताकि वो अपने हित को साध सके, अगर उसे कोई फायदा है तो वो कर सके, अपनी मांग को मनवा सके। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखिएगा, ऐसे समूह का नेतृत्व भी नेता ही करते हैं। इसका मतलब है कि इस दबाव समूह का नेतृत्व भी कौन करते हैं? नेता करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने ही ये दबाव समूह बनाया है, तो नेतृत्व भी कौन करेगा? उनका नेता ही करेंगे। अच्छा बच्चे, एक चीज याद रखिएगा कि कभी कभी जो आंदोलन है वो भी राजनीतिक दल का रूप ले लेता है। यानी कभी कभी अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो आंदोलन भी क्या कर लेता है? राजनीतिक दल का रूप ले लेता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि कभी कभी जो आंदोलन है वो भी क्या करता है? राजनीतिक दल का रूप ले लेता है। इस बात को भी तुरंत हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे बच्चे। याद रखिएगा कि राजनीतिक दल भी आंदोलन का रूप ले लेता है। बच्चे, आंदोलन भी राजनीतिक दल का रूप ले लेता है। यहाँ हम केयर करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो ये आंदोलन भी जो है राजनीतिक दल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है बच्चे? राजनीतिक दल का रूप ले लेता है, रूप ले लेता है। जैसे याद रखिएगा, असम की एक घटना है, उसका मैं एग्जांपल दे दूं। क्या हुआ था बच्चे कि असम में विदेशी लोगों के खिलाफ असम के छात्रों ने आंदोलन किया था। असम में जो विदेशी लोग आए थे उसके खिलाफ असम के छात्रों ने जमकर आंदोलन किया, और जब आंदोलन खत्म हो गई तो उन्हीं लोगों ने क्या किया? एक दल बना लिया जिसका नाम था असम गण परिषद। तो याद रखिएगा कि कभी कभी आंदोलन भी राजनीतिक दल का रूप ले लेता है, और इसका एग्जाम्पल है असम गण परिषद। तो देख सकते हैं कि एक आंदोलन था, लेकिन आज इसने किसका रूप ले लिया? एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि दबाव समूह या जो आंदोलन है वो राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता। यह भी हो सकता है कभी कभी, याद रखिएगा कि दबाव समूह, यह भी एक कंडीशन है कि दबाव समूह राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं रखता। दबाव समूह राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता, फिर भी संवाद कायम रहती है। संवाद क्या होता है? कायम रखते हैं। याद रखिएगा, दबाव समूह राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, फिर भी उनसे संवाद कायम रखते हैं। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत ये कायम रखते हैं, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी राजनीतिक दल से संवाद कायम रखेंगे और अपनी मांगों को समय समय पर बताते रहेंगे, या बातचीत से वो हर एक मुद्दों से राजनीतिक दल को अवगत कराते रहेंगे, और अपने जहां भी अपने फेवर की बात होगी वो तुरंत राजनीतिक दल से वो बात करेंगे। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा कि यहां तक तो हमने सीखा, लेकिन क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? हमें इस बात को समझना है कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं कि क्या, यहां पर देखिए बच्चे, हम इसको एक पॉइंट के तहत सीखते हैं कि क्या दबाव समूह एवं आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। यहां देखिए, क्या दबाव समूह एवं आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। तो चलिए इस बात को सीखते हैं कि क्या वाकई जो दबाव समूह है उसका प्रभाव हमारी राजनीति में सकारात्मक है या नकारात्मक है, उससे कोई परेशानी भी होती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हाँ, पहले बात को समझिएगा कि पहले क्या लगता है कि ये जो दबाव समूह है वो जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते। इस बात को याद रखिएगा कि पहले पहले हमें क्या लगता है कि ये जो दबाव समूह है ये एक ही तबके के हित को देखते हैं। याद रखिएगा कि पहले हमें क्या लगता है कि ये जो दबाव समूह है वो एक ही तबके के हित को देखते हैं, एक ही तबके के
हित को देखते हैं। मैंने बताया था ना बच्चे, एक खास समुदाय की बात करते हैं, तो अगर ये एक ही तबके के हित को देखेंगे तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र के लिए ये नुकसानदेह है। इस बात को याद रखेंगे सभी बच्चे कि लोकतंत्र के लिए क्या है, ये नुकसान है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि दबाव समूह जो है वो एक ही खास दल या एक ही समूह की बात करेंगे, तो फिर लोकतंत्र के लिए तो ये खतरनाक है। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है सभी बच्चे को कि लोकतंत्र में सबकी रक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर एक की बात करेंगे तो बाकी की बात कौन करेगा। तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र में सबकी रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, अब फिर ये समझिए कि जो दबाव समूह है वो जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते। इस बात को याद रखिएगा कि दबाव समूह एक तो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह तो है ही, अच्छा दूसरी बात है कि ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते बच्चे, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। कहाँ जनता इनसे सवाल पूछेगी और ये कहाँ जनता को जवाब दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि पहले तो दबाव समूह क्या है, एक ही तबके के हित को देखते हैं जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात है कि ये जनता के लिए भी जवाबदेह क्या है, नहीं होते। ओके, अच्छा फिर याद रखिएगा संभव है कि दबाव समूह को जनता से समर्थन या धन न मिले, यह भी हो सकता है। याद रखिएगा कि अगर दबाव समूह जनता के प्रति समर्थन, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है तो क्या जरूरी है कि दबाव समूह को जनता से समर्थन भी मिले या धन मिले। तो याद रखिएगा न तो इन्हें समर्थन मिलेगा और न धन भी मिलेगा। अच्छा, अगर समर्थन मिलता भी है तो बहुत कम लोगों का समर्थन मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए दबाव समूह के पास बच्चे धन है तो क्या वो फैसले की दिशा नहीं मोड़ देंगे। याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि दबाव समूह को सबका समर्थन मिले और सभी लोगों से धन भी मिले। अगर मान लीजिए कम लोगों से ही समर्थन मिला लेकिन दबाव समूह के पास धन बहुत है तो क्या वो फैसले का रुख नहीं मोड़ देगा? जरूर मोड़ सकता है। ठीक है, अब याद रखिएगा किंतु अगर हम इसको संतुलित नजरिए से देखें, चलिए ये तो हमने नकारात्मक की बात की, लेकिन अगर मान लीजिए मैं दबाव समूह को संतुलित नजर से देख रहा हूं बच्चे, किस नजर से देख रहा हूं, संतुलित नजर से देखें। अगर दबाव समूह को संतुलित नजर से देखें तो याद रखिएगा कि इसने क्या किया है, लोकतंत्र की जड़ को मजबूत किया है। क्यों? क्योंकि ये सबकी आवाज को उठाते हैं। तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र की जड़ को मजबूत किया है, यह दबाव समूह की खूबी है बच्चे। दूसरी बात है ये शासन के ऊपर दबाव भी तो डालती है कि भाई ये काम करो। तो याद रखिएगा कि दबाव समूह जो है शासन के ऊपर फिर क्या डालती है बच्चे, दबाव डालती है ताकि शासन किसी की अनदेखी ना करे, सबके कल्याण का काम करे। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, आम नागरिकों की बात को सरकार से अवगत कराती है। इसका मतलब है कि सरकार को मुद्दों से अवगत कराती है, सरकार को मुद्दों से अवगत कराती है कि आम जनता या आम नागरिक क्या चाहता है। याद रखिएगा बच्चे, अगर निगेटिव तो हमने देखा, लेकिन अगर संतुलित नजर से देखेंगे तो लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करती है, शासन के ऊपर दबाव डालती है और सरकार को मुद्दों से अवगत भी कराती है। अच्छा, अगर वर्ग विशेष का हित समूह भी महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि अगर कोई वर्ग विशेष का हित समूह है तो वो भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने सभी जो समूह है उसमें सक्रिय हो जाते हैं, और अगर सभी समूह सक्रिय होंगे तो क्या कोई समूह दूसरे पर अपना प्रभुत्व दिखा पाएगा? नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर किसी वर्ग विशेष का हित समूह है और सभी वर्ग विशेष के हित समूह हैं तो आपस में कोई प्रभुत्व नहीं दिखा पाएगा, और अगर लोगों के हित एक दूसरे से टकराते भी हैं तो विरोधी हितों का क्या हो जाएगा, सामंजस्य हो जाएगा, और इस तरह से लोकतंत्र की जड़ें अपने आप क्या होती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।